हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस वाली जो क्लास है उसमें एक इम्पॉर्टेंट विषय फिजिक्स, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ करने वाले हैं। यदि बात करें प्रयोगशाला परिचायक, ये जो पद है इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती वाला जो पद है उसमें भी आपसे साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, तो दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिजिक्स की यदि हम बात करें तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इस सीरीज में हम दोनों ही टाइप के जो प्रश्न हैं उसको यहाँ सॉल्व करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस सीरीज के माध्यम से आपको ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक के हम यहाँ आपको प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहली जो क्लास है ना, उसमें हम जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते हैं। और आज का जो टॉपिक है यदि हम बात करें तो फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स विषय साइंस में यदि एक विषय लें तो फिजिक्स विषय के जो प्रश्न है वो यहाँ देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, दो छोटे आवेशित गोले जिन पर 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है और इनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और इनके बीच जो बल है, लगने वाला बल है, उसको आपको ज्ञात करना है। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम एंड विच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो किसी न किसी एग्जाम में यदि आए हुए हैं तो वो क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि व्यापम की एक टेंडेंसी रही है कि वो आए हुए क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो कूलम की यदि हम बात करें तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी और उन्होंने बोला कि यदि दो चार्ज, ध्यान से सुनेंगे, दो चार्ज यदि है और यदि दो चार्ज जिनका यदि हम चार्ज ले लें, ठीक है, Q1 और Q2 है और उनके बीच में यदि डिस्टेंस क्या है, R है, तो ये दो चार्ज यदि कहीं पर रखे हुए तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, तो इनमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के गुणनफल के, दोनों चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, और ये जो फोर्स होगा वो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों को मर्ज कर लेते हैं और प्रोपोर्शनल साइन हम हटा लेते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 बाय R², तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटा रहे हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट साइन हमको लगाना पड़ता है, तो K Q1 Q2 बाय R²। तो फाइनल जो फॉर्मूला निकल गया वो ये निकल गया। यहाँ पे K की वैल्यू आपको ध्यान रखनी होती है, K की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ होता है। तो फोर्स की गणना हम कर लेते हैं, तो K का मान रखिए 9 × 10⁻⁹। Q1 चार्ज जो है वो आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷, Q2 दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ और R² यानी R × R। अब देखेंगे ध्यान से कि ये 30 सेंटीमीटर में दिया है, अब इसको मीटर में चेंज कर लेना है। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट रखनी है, तो 0.3 × 0.3, R का मान भी हमने यहाँ पे रख दिया, R² इसलिए दो बार लिखा। अब देखिएगा पॉइंट में हटा रहा हूँ, पॉइंट रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी 2 जीरो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। 3 × 3 = 9, इसलिए 9 9 कैंसिल हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। अब देखेंगे 10 का जो पावर है, चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, तो 10⁻⁹ प्लस -7 प्लस -7 प्लस, अब देखेंगे ये पॉइंट हटाने के कारण 2 जीरो और ऊपर आए हैं, तो 10⁻²। तो 6 × 9 और 2 ऐड होंगे यानी 11 और -7 ऐड होंगे तो -14, तो 6 × 10⁻⁻³ न्यूटन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि न्यूटन है फोर्स का यूनिट। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 kg की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है और एक स्थिर बल की क्रिया के तहत या 7 मीटर पर सेकंड की चाल से 7 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। बल द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, वर्क पूछा जा रहा है। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट, पहले तो वो रेस्ट में है। अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, यदि उस पर लगातार कोई एक फोर्स लगाया जा रहा है तो उसने अटेंड कर लिया 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड को।
द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। तो देखिए यहाँ पे पहले वो स्टेशनरी है, फिर उसमें क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे जो उसके लगने वाला जो, यदि हम बोले यदि ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो ये उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए यदि हम काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख लें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी को यदि हम हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है गतिज ऊर्जा, जो किसी ऑब्जेक्ट में गति के आने के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिएगा फाइनल है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, v फाइनल, वेलोसिटी फाइनल। यहाँ पे भी सेम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर ही आएगा, लेकिन इनिशियल है तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, i। m में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा है, और दोनों के बीच में माइनस। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रेस्ट, रेस्ट कंडीशन मतलब यहाँ पे स्पीड जीरो होती है, मतलब स्टार्टिंग स्पीड क्या थी, जीरो। यदि स्टार्टिंग स्पीड जीरो है मतलब स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो जो बच गया उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ये वर्क के बराबर होगा। तो देखिएगा हाफ एम, मास कितना दिया है 20 kg, वी फाइनल यानी स्पीड 7 × 7 वेलोसिटी, तो 2 10 जा 20, 7 7 जा 49 और 10, तो 490 जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा का उपयोग पता लगाने के लिए जो प्रयोग है वो गैल्वेनोमीटर का किया जाता है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखेंगे। अल्टीमीटर की बात करें तो हाइट नापने के लिए, और फेदोमीटर की बात करें तो गहराई नापने के लिए, है ना। गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे एग्जाम में आए हुए जो प्रश्न हैं उनका प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कितना 20 मीटर की हाइट पे है, 20 मीटर की हाइट पे है, वो कितना एनर्जी गेन करके रखा है। तो देखिए यदि हम एनर्जी की बात करें तो दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट पे क्या होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट गेन करता है, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, यानी वस्तु को गति देने पर यह प्राप्त होती है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है mgh। अब यदि हम यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल जो एनर्जी आएगी या ऑब्जेक्ट एनर्जी जो गेन करेगा वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी करेगा, और ये होता है mgh। मास दिया हुआ है कितना 10 kg, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लेंगे तो 10 यहाँ पे दे दिया गया है, g आपको 10 लेना है, और h यदि बात करें तो 20 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा 2000 जूल, 2000 जूल। अच्छा ऑप्शन में नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा किलो जूल, 2 किलो जूल, ये ऑप्शन में है, ठीक है ना। आपको बनाने के बाद परेशान नहीं होना है, ये चीजें भी गलती होती हैं, जल्दी जल्दी में गलत आंसर कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट और 100 वॉट का एक बल्ब है और 110 वोल्ट का जो स्रोत है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कितनी शक्ति की खपत करेगा। वैसे तो वो कितनी खपत करेगा 100 वॉट, ठीक है, लेकिन यदि हम उसको सप्लाई कम दे रहे हैं, 110 का सप्लाई दे रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि वो कितनी शक्ति खपत करेगा। तो यदि हम पावर की बात करें, पावर शक्ति की बात करें तो क्या होता है इसका फॉर्मूला यदि हम बात करें तो क्या होगा, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका
पावर हो गया। सेम यदि हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो V इंटू आई होता है। क्या होता है? V इंटू आई होता है। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू वोल्ट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। क्या जानते हैं हम? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। तो हम V की जगह यदि क्या रख दें, आई इंटू आर रख दें, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले हैं पावर के। एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है वो? V स्क्वायर बाय आर। क्या होता है? V स्क्वायर बाय आर। तो देखिएगा ध्यान से, आपको दिया क्या है, तो दिया है यहाँ पे पहले पावर और वोल्ट, पावर और वोल्ट, और आप क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। इसी को हम यदि हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पावर। तो देखिए पहले 220 वोल्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। एक्चुअल में रेजिस्टेंस से पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस यदि आप निकाल लेंगे और ये वाला जो वोल्ट है इसको प्रयोग कर लेंगे, तो आपको पावर मिल जाएगा कि कितनी खपत हो रही है। तो एक्चुअल जो पहले बल्ब का दिया हुआ है उससे हम रेजिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 220 इंटू 220, क्योंकि वी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, और 100, तो देखिए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 484, यानी कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है बल्ब में। इन दोनों डेटा से हमने क्या पता किया कि कितने रेजिस्टेंस का ओम, मतलब कितने रेजिस्टेंस उसमें बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो कितना आ रहा है हमारा? 484 ओम। अब देखिए आपको बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल गया। अब बल्ब में जो वोल्ट है ना, जो पोटेंशियल लगाया जा रहा है वो पता चल गया, तो आप आराम से पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर यानी अब यहाँ पे कम हो जाएगा वी स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे कम सप्लाई कर रहे हैं। आर कितना हो जाएगा? 484। बस इसको आपको सॉल्व करना है। यदि हम डिवाइड करें तो 11 4 जा 11 4 जा, फिर 11 से 4 आ रहा है, तो 100/4 यानी 25 वॉट, यानी 25 वॉट की जो शक्ति है वो लग रही है। ठीक है, तो देखिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और ये सब आपसे बनने चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल पे यहाँ पे हम फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, और सभी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और व्यापम, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, व्यापम ऐसे प्रश्नों को रिपीट करता है, तो आपको इन चीज़ों को लेते हुए चलना है। देखिए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ठीक है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो दिया गया है, ग्लास का दिया गया है 5/3, और आपसे पूछा जा रहा है देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फॉर लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स म्यू इनवर्स। अब देखिएगा ग्लास से वाटर, यानी ऊपर वाला मीडियम क्या है? ग्लास है। लाइट इस प्रकार से क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है, इसीलिए जिस डायरेक्शन में लाइट को जाना था वो नहीं जाएगी, है ना, क्या कर लेगी? टर्न ले लेगी। तो नॉर्मल से बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से बनने वाला एंगल इस प्रकार से नीचे रिफ्रैक्शन के कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्नेल्स लॉ आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे देखिएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो पता है कि म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको दिया गया है। तो ग्लास का कितना दिया है? 5/3, एंड आपको वाटर का दिया गया है 4/3। ठीक है, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का निकाल लीजिए, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये क्या होगा? 5/3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? इनवर्स हो जाएगा, तो 3/4। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएंगे 5/4, तो क्या आ गया? 5/4। अब देखिएगा म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आ गया। अब आपको यहाँ पे म्यू की वैल्यू इनवर्स करके रखनी है, तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। तो साइन इनवर्स म्यू का इनवर्स करेंगे, आपका म्यू जो आया है, तो ये 5/4 की जगह हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गहन चर है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव वेरिएबल, इज एन इंटेंसिव वेरिएबल। देखिए ऐसा कोई भी
प्रॉपर्टी जो वस्तु के आयतन पर यानी साइज पे डिपेंड ना करे उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव वेरिएबल। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी होगी, ये आपके साइज पे डिपेंड नहीं करता वस्तु के, ठीक है ना। जैसे तापमान, इसका सही आंसर क्या होगा? तापमान। डजंट मैटर कि वस्तु कितना बड़ा है, छोटा भी होगा या बड़ा भी होगा, ठीक है। तापमान जो होगा वो उससे उसके आयतन पे डिपेंड या साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। तो लेंस, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो लेंस की जो क्षमता होती है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ध्यान रखना है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ लेंस। ओके। नेक्स्ट, किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है और प्रकाश स्रोत कहां से है? मतलब यदि बात की जा रही, पहले तो आपको बना लेना है क्या, कॉन्केव मिरर, एक अवतल दर्पण। अब ये बोल रहा है कि कोई लाइट यदि उससे टकरा रही है कहीं से भी आके, यदि टकरा रही है तो पैरेलल जा रही है, इतना तो पता है, तो पैरेलल जा रही है। और ये किस केस में होता है? जब लाइट फोकस से होके जाती है तब वो टकराने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है अक्ष के, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? फोकस, ठीक है ना। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है। तो प्रकाश स्रोत कहां स्थित है? तो प्रकाश स्रोत कहां स्थित है? तो ध्यान रखेंगे फोकस पर, ठीक है। सेम यदि बोल देता कि फोकस पे प्राप्त हो रहा है तो प्रकाश स्रोत कहां रहता? अनंत पर, इंफिनिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के दर्पण का आवर्धन क्षमता, है ना, मैग्नीफाइंग पावर पूछा जा रहा है, +1 डी है। तो मैग्नीफाइंग जो पावर होता है वो क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी जो बढ़ा के दिखाए, ऐसी प्रॉपर्टी किसके पास होती है? तो ध्यान रखेंगे उत्तल दर्पण के पास, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के पास ये प्रॉपर्टी होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के पास प्रॉपर्टी ये जो होती है, ये क्या करती है? मैग्नीफाइंग करती है। इसीलिए इसका जो प्रयोग है वो साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ताकि ये चीजों को बढ़ा के हमको दिखा सके। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है? तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल। मतलब जहां पे कण, है ना, ऊर्जा के दिशा के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ट्रैवल करे, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव। और जब कण और ऊर्जा एनर्जी पैरेलली क्या करें? ट्रैवल करें, तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है साउंड। तो दोनों को याद रखना। अब प्रकाश तरंगी कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ। ये दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जो बच्चे डाटा एंट्री एग्जाम और हॉस्टल वार्डन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं विदास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। आपको हॉस्टल वार्डन और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों ही कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऑफलाइन ये जो कोर्स है विदास इंस्टीट्यूट के सेंटर पे टैगोर नगर पे आपको 3999 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और यदि आप घर में बैठ के ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।